हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत लीगल प्रोविजन, अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय कानूनों को लेकर के अपना वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो में मैंने सभी लीगल प्रोविजन को समाहित करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको उपयोगी लगेगा और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो साबित होगा। इस वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए मैंने पूरी तरीके से सभी प्रोविजंस को अपनाया है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा है। धैर्य से देखिएगा। समावेशी शिक्षा के महत्वपूर्ण 100 टॉपिक्स को लेकर के ये वीडियो आपके सामने पहले ही अपलोड हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को अवश्य देख लें। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद समावेशी शिक्षा बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नीतियां और कानून, इंटरनेशनल पॉलिसीज एंड लॉज। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र पहला टॉपिक रहेगा। बच्चों के अधिकारों पर अधिवेशन, सभी के लिए शिक्षा, ये एक मूल मोटो था। पर घोषणा पत्र साल मांग का स्टेटमेंट क्या है और विशेष शिक्षण कार्य योजना क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ अधिवेशन कब हुआ, कैसे हुआ, इस पर चर्चा होगी। बा पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय नीतियां और कानून, संवैधानिक प्रावधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, मेंटल हेल्थ एक्ट एंड भारतीय पुनर्वास अधिनियम, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम पीडब्ल्यूडी एक्ट एंड राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, इंटरनेशनल ट्रस्ट एक्ट को हम स्टडी करेंगे। विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कानून क्या है और शिक्षा अधिकार अधिनियम क्या है, तो इस विषय पर चर्चा करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में। और हम पढ़ते हैं विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पहली बार कब डिसेबल चाइल्ड के लिए डिक्लेरेशन दिया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 दिसंबर 1975 को जारी इस घोषणा पत्र की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। विकलांग व्यक्ति दूसरे सामान्य नागरिकों के समान ही मूलभूत अधिकारों की पात्रता रखते हैं। मीन्स दे आर ऑल्सो एलिजिबल जस्ट लाइक ए कॉमन चाइल्ड। चाहे उनकी विकलांगता का कारण, उसकी प्रकृति, उसकी बाधा या विकलांगता की गंभीरता कितनी भी हो, यानी वो कितना भी डिसेबल क्यों ना हो, उसे भी एक नॉर्मल चाइल्ड की तरीके राइट है लाइफ जीने का। विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार के साथ ही सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। विकलांग व्यक्तियों को अपनी क्षमताओं के अनुरूप नौकरी पाने और उसे करने का अधिकार है। विकलांग व्यक्तियों को अपने परिवारों के साथ रहने, उन्हें सामाजिक, रचनात्मक और मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इन अधिकारों को दिलाने की गारंटी के लिए 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्टेप्स हैं जो लिए गए। पहला कदम था कि 1983 से लेकर 1992 को दशक को विकलांग व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। दूसरा कदम था कि 1993 से 2002 के दशक को विकलांग व्यक्तियों के लिए एशिया पैसिफिक दशक घोषित करना। एशिया पैसिफिक दशक को दोबारा बढ़ा करके 2003 से 2012 कर दिया गया था। बच्चों के अधिकारों पर अधिवेशन मीन्स कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चिल्ड्रेन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1989 को बच्चों के अधिकारों पर अधिवेशन घोषित किया। इस अधिवेशन की कुछ बातें निम्नलिखित हैं। इस अधिवेशन में शामिल अधिकारों को राज्य प्रत्येक बच्चों को बिना भेदभाव के प्रदान करेगा। मीन्स जो भी मेंबर कंट्रीज थे उनको ये ऑर्डर दिए गए थे कि उनको अपने स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस में प्रोविजंस बनाने थे कि जिससे कि वो डिसेबल चाइल्ड के लिए भी अपनी एजुकेशन को देखेंगे। राज्य विकलांग बच्चों के अधिकारों को पहचान करते हुए उनके लिए विशेष देखभाल का इंतजाम करेगा। राज्य यह निश्चित करेगा कि मानसिक और शारीरिक विकलांग बच्चा संतोषजनक जीवन समाज में सक्रिय भागीदारी करते हुए जी सकेगा। इस अधिवेशन के अनुच्छेद 43 और 44 में कहा गया है कि अधिवेशन में कहे गए दायित्व कर्तव्य राज्य द्वारा किए गए प्रावधान प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा और यह मूल्यांकन बच्चे के अधिकार पर कमेटी द्वारा किया जाएगा। यानी राज्यों को बच्चों के अधिकारों पर कमेटी गठित करनी होगी और उसके डेवलपमेंट के लिए इवैल्यूएशन होगा। पर घोषणा पत्र 1990, एजुकेशन फॉर ऑल 1919। जोमोटिन थाईलैंड में 155 देशों और 150 संस्थाओं ने भाग लिया।
इस घोषणा पत्र में बुनियादी शिक्षा के 6 मुख्य उद्देश्यों पर चर्चा की गई या उनकी पहचान की गई, जो निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और विकासात्मक कार्यकलाप का विस्तार किया जाएगा। ये इसका पहला उद्देश्य था। प्राथमिक उद्देश्य, शिक्षा का सार्वभौमिक पहुंच यानी यूनिवर्सल अप्रोच ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन एंड उसकी संपादना यानी उसका संपादन किया जाना, उसका एग्जीक्यूशन किया जाना। थर्ड, अध्ययन उपलब्धि में सुधार करना ताकि अध्ययन उपलब्धि एक आवश्यक स्तर तक पहुंच सके। ये एजुकेशन स्टैंडर्ड की बात है। वयस्क निरक्षरता दर को कम करना यानी जो हमारी एडोलिसेंट एजुकेशन है, जो एजुकेशन प्रौढ़ शिक्षा है, उसको कम करने की कोशिश करना जिसमें इलिटरेसी कम हो। बुनियादी शिक्षा के प्रावधानों तथा नवयुवक और अवयस्क द्वारा अपेक्षित एक दूसरे कौशलों का विस्तार करना। व्यक्तिगत एवं परिवार के अच्छे जीवन जीने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशलों और मूल्यों की उपलब्धियों को बढ़ाना। सालमांका स्टेटमेंट और विशेष शिक्षण योजना पर कार्य। यहाँ से इंक्लूसिव एजुकेशन की शुरुआत हो जाती है। सन 1994 में स्पेन में सालमांका शहर में आवश्यकता शिक्षण पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन उन यूनेस्को और स्पेन की सरकार ने मिलकर किया था। इस सम्मेलन में 22 देशों के सरकारी प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भाग लिया। यह कथन स्टेटमेंट सभी के लिए शिक्षा की प्रतिबद्धता से शुरू होता है, यानी सालमांका स्टेटमेंट एजुकेशन फॉर ऑल का मेन मोटो लेके चलता है। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से समावेशी शिक्षा की चर्चा हुई, जो निम्नलिखित कथनों से रेखांकित किया गया है। स्कूल में सभी बच्चों को समावेशित किया जाए, चाहे उनका शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक, वाचिक या अन्य दशाएं कैसी भी हों। समावेशित दिशा निर्देशन युक्त सामान्य स्कूल भेदभावपूर्ण दृष्टिकोणों से निपटने के लिए सबसे प्रभावशाली माध्यम है। वे ऐसे समावेशित समाज की रचना कर सकें जो सबको अपना एवं सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य भी पा सके। इस तरीके से सबको शिक्षा, सबके लिए शिक्षा का उद्देश्य लेकर के ये स्टेटमेंट आया। इस कथन में यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनडीपी और विश्व बैंक ने से अनुरोध किया गया कि वे समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एवं विशेष शिक्षा आवश्यकता शिक्षण प्रोग्राम को सम्मिलित करने के लिए कार्य करें। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ अधिवेशन, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर अधिवेशन, UNCRPD, ये हमारा इंटरनेशनल यूनेस्को का और यूएनओ का मीटिंग था। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने संधि पत्र को 13 दिसंबर 2006 को स्वीकार किया और 30 मार्च 2007 को हस्ताक्षर करने के लिए भेजा। इस दिन भारत सहित 82 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया। मार्च 2013 तक 155 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। यह संधि पत्र 3 मई 2008 को अंतर्राष्ट्रीय कानून बना। इसे यूएनसीआरपीडी में 50 अनुच्छेद हैं। कुल महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो 5-7 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अनुच्छेद 6 विकलांग महिलाओं के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि सरकार विकलांग महिलाओं के विकास और अधिकारिता के लिए उपयुक्त कदम उठाए। अनुच्छेद 7 विकलांग बच्चों के बारे में, जिसमें कहा गया है कि बच्चों के अधिकारों, स्वतंत्रता और अच्छे जीवन के लिए कार्य किया जाए। सुगम्यता के बारे में कहा गया है, जिसमें बताया गया है कि विकलांगों को सबक करने हेतु, समावेशित करने हेतु अत्याधुनिक तकनीक से बने विशेष उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। जीने के अधिकार के संबंध में अनुच्छेद 10 है, जिसमें कहा गया है कि विकलांग व्यक्तियों को भी सामान्य व्यक्तियों के समान सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 24 शिक्षा के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था सरकार करे, जिसमें वे अपने व्यक्तित्व, प्रतिभाओं और रचनात्मकता का विकास कर सकें। अनुच्छेद 27 कहता है कि कार्य और बेरोजगारों के बारे में बताया गया है इसमें, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को हर तरीके के काम करने जो इनके के वो योग्य हैं करने का अधिकार है और उसके लिए उपयुक्त सुविधाएं एवं वातावरण उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। मुख्यतः यह अधिवेशन विकलांग व्यक्तियों के अधिकार निर्दिष्ट करता है और उनके संबंधन, संरक्षण और सुनिश्चितता के लिए राज्य के कर्तव्य बताता है, उनको निर्धारित करता है, जिसके साथ साथ उनके क्रियान्वयन, अनुश्रवण, सहयोग, उचित हेतु व्यवस्था करने की व्यवस्था देता है।
इस अधिवेशन में एक बात जानने की है कि विकलांगों को एक श्रेणी न मान करके विकलांगता विशेष और उनमें से व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त सुविधाएं देने की बात कही गई है, यानी उन्हें भी समाज का एक अंग माना गया है। विकलांग व्यक्तियों की व्यक्तिगत जरूरतों की ओर भी ध्यान दिया गया है। इस संधि पत्र में यह व्यवस्था की गई है कि समय समय पर जितने देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं उनको ये बताना होगा कि उन्होंने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय कानून और नीतियां। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के लिए अनुसरण करते हुए भारत सरकार ने भी इसके लिए कुछ कानून बनाए हैं, जिनका वर्णन हम इस खंड में करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992। सन 1950 में भारत ने अपने संविधान में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का वचनबद्धता ली थी, या इसे पूरा करने की बात कही गई। सन 2002 के संवैधानिक संशोधनों द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सबके लिए मूलभूत अधिकार बनाया गया। फिर भी प्रारंभिक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच भ्रामक और गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रयास दिशाहीन ही प्रतीत होता है, अर्थात अभी तक हम इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए हैं। आज़ादी के पश्चात भारत सरकार के द्वारा शिक्षा के प्रसार एवं गुणवत्ता में प्रसार हेतु विभिन्न समितियां एवं नीतियां बनाई गई हैं। उनमें से एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी है, जिसे समाज में विभिन्न वर्गों के शैक्षिक समस्याओं की अनुशंसा की गई है, रिकमेंडेशन दी गई है। निःशक्त जनों के लिए इस नीति में विशेष प्रयास किए गए हैं। यह प्रयास एक नई राष्ट्रीय नीति और क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 के तहत उल्लिखित हैं और इसमें निःशक्तों की शिक्षा के बारे में भी जानकारी देने का प्रयास किया गया है। बीते कई दशकों में विद्यालयों में शिक्षा की मांग में जबरदस्त वृद्धि हुई है, किंतु प्रावधान असमान ही रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एनपीई और क्रियान्वयन कार्यक्रम पोआ यानी प्रोफार्मा ऑफ एग्जीक्यूशन जो बताया गया है, लाया गया था। इस नीति में सभी बच्चों की स्थिति, धर्म, जाति, लिंग और स्थान से निर्धारण से परे प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। इस बात को गुणवत्ता में बिना समझौता किए प्रदान किया जाए, इस बात का ध्यान रखा गया है। परंतु विद्यालयी व्यवस्था वास्तव में बेहतर की अपेक्षा उपेक्षाहीन समूहों, गरीब बच्चों से संबंधित लड़कियां, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी के समूहों की न्यून पहुंच और निचले स्तर की गुणवत्ता शिक्षा तक ही पहुंच हो सकी है। इसको ध्यान में रखते हुए स्थिर नई शिक्षा नीति को लाया गया है। भौगोलिक स्थिति, सामाजिक संवर्ग और जाति, लिंग और धार्मिकता के आधार पर बृहद विभिन्नताएं पाई गई हैं। इसलिए नीति नियोजनकर्ताओं के लिए विद्यालयों में भौतिक सुधार की आवश्यकता बढ़ जाती है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 शिक्षा बिना बोझ के यशपाल हो, इसके लिए यशपाल कमेटी का गठन किया गया है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा में 5 अध्याय हैं। भारतीय नीति के संदर्भ में भारत में शिक्षा की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की है। संवैधानिक प्रावधान क्या किए गए हैं एजुकेशन के लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर एजुकेशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, सभी को समान रूप से अवसर उपलब्ध हो, यह हर व्यक्ति का मूल अधिकार है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 41 जहां कार्य करने के अधिकार की बात करता है कि यानी हर व्यक्ति को उसकी जीविका के लिए कार्य उपलब्ध कराया जाए, वहीं अनुच्छेद 45 यह बात कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा व्यवस्था देने का प्रयास किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के संशोधन 86वें, जिसमें कि 2002 में किया गया, अनुच्छेद 211 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। ये 211 अनुच्छेद नहीं है, ये अनुच्छेद 21A यानी 1 है। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया, यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। राज्य को अनिवार्य रूप से ये अधिकार प्रदान करने होंगे और उनसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम सन 1987 में लागू हुआ।
जिसका यह उद्देश्य सुनिश्चित करना था कि मानसिक रोगी व्यक्तियों की शीघ्र पहचान करके उनका अच्छा उपचार हो सके। इस अधिनियम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। मानसिक रोगी समाज के अंग हैं और राज्य उन सभी बाधाओं को दूर कर उन्हें उपचार और देखभाल, सहारा और सम्मान प्रदान करने के लिए जीवन जीने का समान अवसर प्रदान करेगा। मानसिक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को मनुष्य चिकित्सा अस्पतालों और नर्सिंग होम में उनके उपचार के लिए समय पर प्रवेश मिले, इसकी देखभाल करता है। मानसिक रोगियों को किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न सहना पड़े, न ही वे किसी से दुर्व्यवहार करें। यदि मानसिक रोगी अपने मामलों कोई देखभाल और प्रबंधन के लिए अभिभावक की मांग करे तो उसे अभिभावक उपलब्ध कराया जाए। भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992, रिहैबिलिटेशन एक्ट 1992, भारतीय पुनर्वास अधिनियम, जिसे संक्षेप में हम RCI एक्ट कहते हैं, इसकी स्थापना 1992 में पारित हुई है और 22 जून 1993 से लागू हुआ। सन 2000 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। भारतीय पुनर्वास अधिनियम परिषद के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षण किया और नीतियों का कार्यक्रमों को नियमित करना, विकलांग व्यक्तियों के साथ काम करने के लिए विभिन्न श्रेणियों, व्यवसायों और शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम एक मानक प्रस्तावित करना, पूरे देश में एकरूपता लाने के हेतु सभी प्रशिक्षण संस्थानों को मानकों का नियमितीकरण करना, उन सभी संस्थाओं विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना जो विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास विषय पर डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चलाते हैं। मान्यता प्राप्त पुनर्वास योजना रखने वाले व्यक्तियों की सूची, केंद्रीय पुनर्वास पंजीकरण करना, पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करके उन्हें प्रमोट करना। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम, विकलांग व्यक्तियों के लिए सन 1995 में पारित हुआ यह अधिनियम, इसका पूरा नाम है विकलांग व्यक्ति समान अवसर और अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995। इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट, राइट टू प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन एक्ट, इसको PWD, भारतीय पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी भारतीय निःशक्त जन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह 7 फरवरी 1996 से लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत 7 विकलांगताएं आती हैं: अंधत्व, ब्लाइंडनेस, अल्पदृष्टि, लो विजन, श्रवण बाधा, हियरिंग इम्पेयरमेंट, मानसिक विकलांगता, मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक रोग, मेंटल इलनेस, गामक बाधा, लोकोमोटर इम्पेयरमेंट। कोड लेप्रोसी कार्ड, भारत में इस समय विकलांग व्यक्तियों को जो सुविधाएं दी जाती हैं उसके लिए जरूरी है कि वह व्यक्ति उपर्युक्त 7 विकलांगता में से किसी एक श्रेणी में हो और विकलांगता का प्रतिशत 70% से कम ना हो। यानी 70% से कम अगर उसका विकलांगता का प्रतिशत रहेगा तो उसे बेंचमार्क विकलांगता नहीं माना जाएगा। PWD एक्ट 1995 में कुल 14 अध्याय हैं, जिनमें से अध्याय 4 में विकलांगता का शीघ्र निदान रोकथाम के बारे में बताता है। अध्याय 5 विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा के बारे में बताता है, जिसमें प्रत्येक विकलांग बच्चे को उचित और समावेशित वातावरण में 18 वर्ष तक आयु तक निःशुल्क शिक्षा मिले। अध्याय 6 विकलांग व्यक्तियों के रोजगार के बारे में बताता है, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरकारी प्रतिष्ठान में 3% नौकरियों में आरक्षण की बात कही गई है तथा ये 3% दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित और गामक व्यक्तियों के लिए अलग अलग व्यक्ति के लिए है। प्रत्येक के लिए 1% रहेगा। विकलांग व्यक्तियों में से बाधा रहित वातावरण का भी प्रावधान है, जिसके लिए कहा गया है कि व्यक्ति रेलवे, अस्पताल, स्टेशन, प्रशिक्षण केंद्र, मनोरंजन स्थल, निर्वाचन बूथ, कार्य क्षेत्र, सार्वजनिक स्थलों की समस्त सुविधाओं का प्रभावशाली ढंग से उपयोग कर सके। इसके लिए सरकार इस बात की स्पष्ट घोषणा करती है कि सार्वजनिक स्थलों का बाधा रहित होना अनिवार्य हो। इसके लिए सार्वजनिक इमारतों में रेप, पहिए वाली कुर्सियां और शैवालियों में अनुकूल सुविधा, लिफ्ट आदि देने के, ब्रेक चिन्ह और श्रव्य संकेतों, अन्य तलों में रेप ऐसे ही अनुकूली साधन होने चाहिए। भारतीय न्यास अधिनियम 1999, भारतीय न्यास अधिनियम 1999 में पारित हुआ है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय न्यास अधिनियम है। स्वाधीनता, प्रमस्तिष्क पक्षघात, मानसिक विकलांगता और बहुविकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु 1999 में इसे पारित किया गया। इसे हम NT एक्ट कहते हैं। नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है यह 4 तरीके की विकलांगताओं के लिए है। स्वाधीनता यानी ऑटिज्म,
प्रमस्तिष्क पक्षाघात, सेरेब्रम पाल्सी एंड मानसिक विकलांगता, मेंटल रिटार्डेशन, बहुविकलांगता, मल्टीपल डिसेबिलिटीज। भारतीय न्यास अधिनियम के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्न कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। संगठनों का पंजीकरण, अभिभावकों और गैर सरकारी संगठनों का स्थानीय स्तर पर समितियों का गठन, अभिभावकों की नियुक्ति, आवासीय सुविधाओं सहित अन्य प्रकार के सेवाओं को समर्थन देना, होम विजिट और अभिरक्षक के कार्यक्रम, जागरूकता प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम करना, लोगों तक पहुंचने और राहत के लिए सामुदायिक कार्यक्रम की व्यवस्था। विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति। विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा 10 जनवरी 1906 को की गई। इस नीति का निर्माण विकलांग व्यक्तियों के समान अवसर और उनके अधिकारों के संरक्षक और समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से हुआ है। इस नीति की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। विकलांगता की रोकथाम करने के लिए विकलांगता की रोकथाम पर विशेष कार्यक्रम पर बल दिया गया है। पुनर्वास कार्रवाई की इस नीति में कहा गया है कि पुनर्वास कार्रवाई 3 चरणों में होगी, जिसमें शारीरिक पुनर्वास, शैक्षिक पुनर्वास और आर्थिक पुनर्वास होगा। शिक्षा अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, आरटीई एक्ट 2009। शिक्षा अधिकार अधिनियम इसका पूरा नाम है। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसे कहा गया है। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 1909 को पारित हुआ है। 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया है। इस अधिनियम में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में लिखित है। इस संविधान को लागू करने के बाद भारत उन 135 देशों में शामिल हो गया है जहां शिक्षा मूल अधिकार के रूप में है। इसमें सम्मिलित अध्याय 1 में प्रस्तावना खंड में 2D में अलाभकारी समूह के बच्चे यानी चाइल्ड बिलोंगिंग टू द डिसएडवांटेज ग्रुप के बारे में चर्चा की गई है। इसी खंड में कहा गया है कि उपर्युक्त सरकार अधिसूचना द्वारा स्पष्टीकरण करके किसी भी समूह को जो दूसरे के कारण से अलाभकारी है इस खंड में शामिल कर सकता है। सरकार चाहे तो अधिसूचना के माध्यम से विकलांग बच्चों को अधिनियम के खंड 2D में सम्मिलित कर सकती है। इस अधिनियम में कुल 7 अध्याय हैं। अध्याय 2 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार पर है। अध्याय 3 उपर्युक्त सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और माता पिता के कर्तव्यों पर है। विद्यालयों एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व पर अध्याय 4 है। अध्याय 5 में प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम और संपादन पर बल दिया गया है। अध्याय 6 में बच्चों के संरक्षण की बात की गई है। बच्चों की भागीदारी समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा के तहत सभी बच्चों को समाविष्ट करने की बात है। विकलांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी है, इसे स्वीकार किया जाए। सभी बच्चों को शैक्षिक आवश्यकता प्रदान की जाए। विद्यालयों के प्रवेश रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। बच्चे फेल नहीं होते हैं, केवल वे स्कूल की असफलता दर्शाते हैं। अंतरों की स्वीकृति, विविधता का उत्सव मनाने की बात है। समावेशन केवल विकलांग लोगों तक ही सीमित नहीं बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना है। मानवीय अधिकार सीखें और मानवीय त्रुटियों पर विजय पाएं। विकलांगता समाज द्वारा निर्मित है, अतः इसे तोड़ें। प्रावधान करें, बाधाएं न बने। बच्चों की जरूरतों के साथ सामंजस्य बिठाएं। सामाजिक वातावरण और व्यवहार संबंधी बाधाएं दूर करें। सहभागिता हमारी शक्ति है, जैसे स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षक की सहभागिता, शिक्षक शिक्षक की सहभागिता, शिक्षक और बच्चों की सहभागिता, बच्चों और बच्चों की सहभागिता, शिक्षक और अभिभावक की स्कूली तंत्र की और अन्य तंत्रों की सहभागिता। शिक्षण के सभी अवसर समावेशन के व्यवहार पर निर्भर हों। साथ मिलकर पढ़ना प्रत्येक बच्चे के लिए लाभदायक है। सहारा देने वाली सेवाएं आवश्यक सेवाएं हैं। यदि बच्चा पढ़ना चाहता है तो बच्चों से सीखें और उसकी कमियों को नहीं बल्कि उसकी योग्यताओं पर ध्यान दें। आपस में आदर भाव और परस्पर निर्भरता बढ़ाने की कोशिश करें। राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, RPWD एक्ट 2016, दिव्यांगजन अधिनियम, व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016। 16 दिसंबर को इस अधिनियम को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक के रूप में पारित किया गया। भारत विधेयक ने PWD एक्ट 1995 की जगह ली है। 24 साल पहले PWD एक्ट को लागू किया गया था। राज्यसभा 14 दिसंबर 2016 को इसे पहले ही लागू कर चुकी थी। राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों की विकलांगता प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। दिव्यांग बच्चों के लिए अलग अलग तरह के स्कूलों का समानांतर अस्तित्व होगा, जिनमें नियमित स्कूल, विशेष शिक्षा और घर पर शिक्षा आदि शामिल हैं। लेकिन मंत्रालय और अलग अलग योजनाओं को विचार करने के लिए जिम्मेदार विभागों के बीच में कम तालमेल की वजह से और ज़्यादा दिक्कतें पैदा होती हैं। इसका प्रयास करेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम,
अधिनियम में दिव्यांग बच्चों के स्कूल के पास में होने का दाखिले का प्रावधान है, जबकि गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के घर पर शिक्षा का विकल्प है। वैसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में ही पास किया कर दिया गया था, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान, दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम RPWD 2016 और हाल की शिक्षा नीति 2020 के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के अधिकार को मान्यता मिली हुई है। इसलिए देश में समावेशी शिक्षा के लिए समान अवसर स्वरूप को लेकर अस्पष्टता मौजूद है। RPWD एक्ट की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों की विकलांगता और प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार। सरकार वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं में सरकारी और मान्यता प्राप्त संस्थानों को विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करेगी। बेंचमार्क विकलांगता वाले बच्चों के लिए व्यक्तियों और वर्गों के सरकारी प्रतिष्ठानों में रिक्तियों में आरक्षण 3% से बढ़ा के 5% कर दिया गया है। विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राजकोष का निर्माण किया जाएगा। विकलांगों के लिए मौजूदा राष्ट्रीय कोष की व्यवस्था की जाएगी। विकलांग व्यक्तियों के लिए सशक्तिकरण के लिए ट्रस्ट फंड को राष्ट्रीय कोष के साथ सदस्यता दी जाएगी। इस विधेयक में व्यक्तियों के अपराध के लिए दंड का प्रावधान है जो विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ अपराध करते हैं और कानून में प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। दिव्यांगजनों के अधिकारों से उल्लंघन के संबंध मामले को निपटाने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालयों का गठन किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उद्देश्यपूर्ण गुणवत्तापूर्ण सस्ती समावेशी शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य है। स्कूल शिक्षा में अक्षम बच्चियों के समावेशन पर जोर देने के लिए यह नीति बनाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अक्षम बच्चों से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित हैं जो समावेशन के उद्देश्य से बनाए गए हैं। श्रवण दोष वाले बच्चों की मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को दूर करने के लिए विशेष कार्यबल का गठन। समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षा हस्तक्षेप। समावेशन की धारणा में दूर दराज और सीमावर्ती क्षेत्र से बच्चों का समावेशी अभ्यास और उनका प्रोत्साहन। लड़कियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास पर जोर। RPWD एक्ट का प्रभावी कार्यान्वयन। स्कूलों के आसपास व्यवधान रहित वातावरण तैयार करना। सांकेतिक भाषा को पूरे देश में मानकीकृत किए जाने पर जोर। समाज में गरिमामय जीवन जीने के लिए पुनर्वास की व्यवस्था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगला वीडियो आपको जल्दी मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हमारे और भी वीडियो BEd पाठ्यक्रम से संबंधित अपलोडेड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आपका हम वीडियो को देखने के लिए पुनः धन्यवाद।